राज्य स्तरीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर के इस बैठक में उपस्थित बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे मित्र साथी मिथिलेश तिवारी जी, बिहार के मुख्य सचिव आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव संजय कुमार सिंह जी, विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष त्यागराजन जी, विशेष सचिव शिक्षा विभाग धर्मेंद्र कुमार जी, पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार जी, मनीष मीना जी, यहाँ पर उपस्थित निदेशक के सभी निदेशक पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकगण, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारीगण, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारीगण, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सभी पदाधिकारीगण, प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभी प्राचार्यगण, प्रभारी प्राचार्यगण, अन्य सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए साथीगण, आज चिंतन भी है, मंथन भी है, और चिंतन इसलिए भी है कि जिस बिहार को देश में ये जाना जाता था कि हम बिहार शिक्षा के केंद्र थे, और आज नहीं हजारों वर्ष पहले, आज से 5000 वर्ष पहले भी बिहार की शिक्षा दुनिया के लिए एक अनमोल रत्न के तौर पर था। यहीं नालंदा यूनिवर्सिटी, यहीं पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और जो आज स्वर्णिम काल की चर्चा होती है, उसमें भी यदि भारत के अखंड भारत का सपना किसी ने देखा तो इसी बिहार की धरती और इसी मगध के लोगों ने देखा। और आज भी इतिहास के पन्ने में जब पढ़ा जाता है तो लोग कहते हैं स्वर्णिम काल देने वाला कोई राज था जिसने इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया, अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, सामाजिक संरचना को ठीक किया। वो व्यवस्था भी इसी पाटलिपुत्रा की धरती से देने का काम किया था सच। इसलिए चिंतन है। चिंतन क्योंकि आप तो सभी लोग प्रशासनिक तौर पर काम करते हैं, लेकिन आपके नीचे जितने हमारे शिक्षक हैं उसकी भी चिंता आपको करनी है। आप एक व्यवस्था खड़ा करके जिला में, जिला स्तर पर या कमिश्नरी लेवल पर या राज्य स्तर पर एक पूरी व्यवस्था की संरचना को ठीक करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कई लोग आपके साथ सहयोग करने के लिए यहां बैठे हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि प्रशासनिक काम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये यदि इंश्योर कर लिया जाए हर हालत में विद्यालय में पढ़ाई हो तो आपके चेहरे पर खुशी आने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका मकसद है शिक्षा आम व्यक्ति तक पहुंचे, और वैसे व्यक्ति तक पहुंचे जो निर्धन है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जिसके पास सामर्थ्य है वो तो अच्छे स्कूल में जा ही रहे, जिनके पास पैसा है वो अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, कहीं दो मत नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज कोटा से भी कई शिक्षक यहां आए, मैं उसको बाद में आता हूं, मैं बताऊंगा।
लेकिन आप सोचिए, कोटा में लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं और मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की चर्चा में देखता हूं। वित्त मंत्री के तौर पर मैंने काम किया, यहां पर वित्त सचिव भी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने एनालिसिस किया कि लगभग 18,000 करोड़ रुपया हम देते हैं जो दूसरे राज्य में जाते हैं। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं और लाखों की संख्या में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमको और अच्छी व्यवस्था खड़ा करना है, क्योंकि कोटा कोई स्वर्ग में नहीं बना है। कोटा की संरचना को देखिएगा, लाखों बच्चे इसी बिहार के जाते हैं और शिक्षक भी पढ़ाने वाला सब बिहारी ही है। तो चिंता यह है कि हम हर हालत में, हम आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस मंथन के माध्यम से कई सुझाव आपके पास आएंगे। यहाँ पटना के जिलाधिकारी बैठे हैं, इन्होंने जो पूर्णिया में काम किया, अभी पटना में इन चीजों को आगे बढ़ा रहे। विद्यालय परीक्षा समिति के जो पूर्व पटना के जिलाधिकारी हैं त्यागराजन जी, इन्होंने काम किया। और अभी इस पूरी व्यवस्था को नीचे कैसे हम ले जाएं, क्योंकि हमारा है कि हम मॉडल स्कूल भी बनाएंगे, सरस्वती विद्या विकेतन की पूरी संरचना को भी बनाएंगे। इसके साथ साथ हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाना भी। हम टीचर की चिंता करने लगते हैं, इसलिए मैंने कहा कि टीचर की चिंता सरकार को नहीं करना है। सरकार उनकी नियुक्ति तक करती है, सरकार का दायित्व था, उनको नियुक्त कर दिया। उनकी पोस्टिंग्स आप देखें, पोस्टिंग कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि वो पढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तब कार्रवाई करने का काम कीजिए। एकदम उसके लिए कोई चिंता ही नहीं करना है। देखिए, एकदम आप स्वतंत्र हैं और शक्ति आप जो करेंगे वो बिहार के गरीब बच्चों के लिए करेंगे। कैसे हमारे बच्चे पढ़ें और कैसे आप स्कूल को सजाने का काम करें। हम लोगों ने इसी के लिए कहा कि यह अधिकार जिला स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मैं 27-28 से बिहार सरकार में मंत्री या विधायक के तौर पर काम करते रहा और जिले में जिलाधिकारी और डीओ और शिक्षा पदाधिकारी के साथ मिलकर हम लोग ये पूरी संरचना को करते थे। उस समय डीएससी भी एक होता था, तो ये सारी संरचना नीचे होती थी। और जिसके चलते याद कीजिए कि उस समय तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग चटाई बिछा के पढ़ते थे, लेकिन गांव के ही शिक्षक बगल में स्कूल में पढ़ाने जाते थे कि लोक लज्जा में वो पढ़ाने का काम करते थे। हम सारी व्यवस्था देते हैं, सरकार ने सभी को नौकरी दिया, सारी व्यवस्था दिया है, आपको भी सरकार व्यवस्था दे रही है। तो हमारे लिए चिंता यही करना है, चिंतन यही है, अंतोगत एक ही मकसद है कि हम ग्रास रूट पर शिक्षकों को भेजकर जहां भी हमारे स्कूल हैं वहां बच्चों को कैसे पढ़ाने का काम कर सकेंगे। कई चीजों की काम आपके माध्यम से होते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, आपको दिक्कत भी होती है, लेकिन भविष्य बनाना है। ये जनरेशन तो देख लिया बिहार, आगे के जनरेशन्स को खड़ा करना है। अगले 20 साल 25 साल के लिए आप बिहार को तैयार कर रहे हैं और इस गौरवशाली इतिहास को तभी हम सजा पाएंगे जब ये पूरी संरचना खड़ी हो पाएगी, क्योंकि ये संरचना पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है जिले के अंदर सजेगा कैसा। क्योंकि मेरा अनुभव है कि एक अच्छे जिलाधिकारी आ जाते थे तो आधा हम लोगों का पैरवी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता था।
अच्छे एसपी आ जाते थे तो 60 से 70% कानून का राज ऑटोमेटिक स्थापित हो जाता था और अच्छे डीओ शिक्षा से जुड़े हुए लोग आ जाते थे तो शिक्षा से स्कूल तक की व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी। हमको यही करना पड़ेगा। देखिए अब दुनिया टेक्नोलॉजी पर भी है और ठीक कहा मिथिलेश जी ने कि अब तो एक एक जगह पर कैमरा लगा है, कौन क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, नहीं तो बच्चा ही कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। ये सारी व्यवस्था नीचे हो गई है। अब हमको चिंता तो करना ही पड़ेगा, हमको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। आज से 25 साल पहले ये कोई व्यवस्था नहीं थी, अब सारी व्यवस्था बदलती जा रही है। टेक्नोलॉजी का सहारा भी लेना पड़ेगा। हमारे बच्चे कैसे सिस्टमैटिक जीवन जीने के लिए पूरी व्यवस्था खड़ा कर सकते हैं, उसकी चिंता करना पड़ेगा और उनका पठन पाठन का काम कैसे मजबूती से खड़ा हो सकता है, इस पर चिंता करना पड़ेगा। चिंतन यही है और कुछ नहीं। एक ही काम है जो आपका काम है, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। दूसरा कोई काम नहीं, कोई चिंतन नहीं करना है। चिंता तो एक ही है, स्कूल अच्छे हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना हुआ। हम लोग तो देखते थे प्रखंड में 4 या 5 हाई स्कूल होते थे। आज कोई भी पंचायत नहीं है जहां हाई स्कूल नहीं। 600-700 जगह को छोड़ दीजिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, नहीं तो लगभग 7000 से अधिक हाई स्कूल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो चुके, लैब बन चुके और अभी तो लगभग 700 के आसपास पीएम श्री योजना की भी शुरुआत हो गई है जहां काम इसको बढ़ाया जा रहा है। तो 700 स्कूल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राशि उपलब्ध कराया और आगे भी 551 हम लोगों ने उसी में उसके बाद चिन्हित किया है मॉडल स्कूल के तौर पर, जहां नीट की तैयारी से लेकर जेईई की तैयारी तक और अब तो इससे भी बढ़कर हम लोगों ने कहा, क्योंकि गरीब बच्चे जब घर जाते हैं, आपके जब शिक्षक पढ़ाते हैं और जब घर जाकर उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यहाँ विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष बैठे हैं, इन लोगों ने तैयारी किया है कि हम 15 अगस्त से लॉन्च करेंगे और रात के 11 बजे भी शिक्षक की जरूरत पड़ेगा तो ऑनलाइन उसको पढ़ाने का काम, सीधा 1 to 1 पढ़ाने का काम हमारी व्यवस्था करने जा रही है सर। इसलिए हम इससे जोड़े लोग, इसलिए मैंने उनको कहा कि इसको ओटीपी पे लाइए, रजिस्टर्ड कीजिए, जोड़िए। हमारे कितने बच्चे 11 बजे रात में इस पर पढ़ाई करेंगे, यह भी जानना जरूरी है कि 10 बजे रात में कितने बच्चे ने पढ़ाई किया। जिस तरह बिजली के सेक्टर में आप देखते होंगे कि दिन में बिजली हमारे पास पर्याप्त होता है और लो कॉस्ट पर हमको बिजली मिल जाता है, लेकिन रात जब जैसे ही 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रात होता है, इस रात में हमको 20 रुपये तक पर यूनिट हमको बिजली खरीदना पड़ता है। तो हमको यहां अपने बच्चों को जोड़ना है, क्योंकि पूरा सिस्टम बदल चुका है और इसलिए मैंने कहा सिस्टम बदल चुका कि जितने लोग हैं यहां पर बैठे हुए, प्रायः इनके माता पिता, आपके माता पिता ने आपको कहा होगा कि 4 बजे भोर में उठ के पढ़ाई करो, बड़ा अच्छा याद होगा। अब नया जनरेशन कहता है कि 10 बजे रात से लेकर 12 बजे रात तक पढ़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ाई होगा, सवेरे आराम से वो 7-8 बजे तक उठता है। तो पूरी व्यवस्था बदली है, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों को देखते वही स्थिति बन चुकी है। तो पूरा सामाजिक जो संरचना हमारी है वो बदली है, लेकिन कई चीजें हम लोगों ने बदलाव किए, कई चीजों को और भी ठीक करना है और हम लोगों ने तो ये सोच कर रखा है कि कई चीजों के लिए सुधार करने की जरूरत है। हम लोगों ने तय किया है कि एक कमेटी बनाएंगे
जो शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाएंगे, जिसे आपको सुझाव दिया जाएगा। यहां मुख्य सचिव बैठे, ये पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर, जो बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम किया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है परीक्षा सुधार के लिए भी एक कमेटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने परीक्षा होते हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अधिक हो गया, एक आदमी ने अपना यदि ईमान बेच दिया तो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता है। एक आदमी, कोई एक आदमी यदि पूरे सिस्टम में हमारा फेल हो गया तो पूरी चीजों को हमारा डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे लिए चैलेंज है मैट्रिक का परीक्षा कराना, इंटर का परीक्षा कराना, हमारे लिए चैलेंज है कॉलेज के परीक्षा कराना, हमारे लिए टीचर्स की बहाली होती है उसकी भी चिंता होती है, बीपीएससी की चिंता होती है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको पूर्ण रूप से एक कमेटी इस पर भी बनाएंगे और पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षा लिए जाते हैं उसके लिए भी एक कमेटी का गठन हम लोग करने का काम करेंगे, क्योंकि इसके बिना ये जितने भी परीक्षा को हम लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ इश्यूज बना देते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। इस बार तो आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीट की परीक्षा में कई संस्थानों को लगाकर, तो उतना फोकस होकर सभी काम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब फोकस करना पड़ेगा। पूरा युवा पीढ़ी, उसको ये नहीं लगना चाहिए मेरे साथ धोखा हो रहा है, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए भी हम लोगों ने, जैसे अभी सहयोग पोर्टल हमारा चल रहा है, कई शिकायत आपके विभाग से भी आते हैं, कभी छात्र लोग भी करते हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि कई पोर्टल्स हम लोग के बने हैं और सहयोग शिविर के लिए भी एक अलग से जो हमारे छात्र हैं सभी माननीय मंत्रियों को भी लगाएंगे, जिलाधिकारी को भी लगाएंगे और सभी स्कूल कॉलेज में जाकर एक सुझाव लेने के लिए सभी कॉलेज स्कूल में जाकर हमारे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, माननीय विधायक होंगे, सांसद होंगे, उनके साथ कन्वर्सेशन हमारी युवा पीढ़ी से कराना है और ये सजेशन के तौर पर उनको पोर्टल पर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यदि 30 दिन में हमने निदान नहीं किया तो मैं बिहार के नौजवानों को, छात्रों को स्पष्ट करता हूं कि उसके मुख्यमंत्री के लेवल पर महीने में एक बार छात्रों के लिए अलग से सहयोग शिविर भी चलाने का काम करूंगा, क्योंकि अब हमारे लिए बिहार की युवा और बिहार के नौजवानों को मुख्य रास्ते पर लाना और उनको मुख्य धारा से जोड़ना, ये सबसे पहले प्राथमिकता है। हमारा भविष्य यही है। हम लोगों ने तो अपना जीवन आधा जी लिया है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो बिहार का निर्माता होगा, बिहार की संस्कृति को बढ़ाएगा, बिहार की सभ्यता को बढ़ाएगा, बिहार में जो 5 भाषा हम बोलते हैं उसके गौरवशाली इतिहास को बढ़ाएगा, हम इन तमाम चीजों के लिए भी पूर्ण रूप से इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसलिए उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो सभी जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस टेक हो या आईटीआई हो, सभी डिपार्टमेंट्स जो ऐसे इनसे जुड़े हुए छात्रों से जुड़े, सब में छात्र कल्याण के लिए
अलग से एक डायरेक्टरेट बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगा, जिससे कि छात्रों को सीधा संवाद हो सके। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि लीकेज प्रूफ चीजों को ठीक करना है। और अभी तो हमने कानून भी बनाया है कि अब तो जो भी इस तरह के अपराध में शामिल पाए जाएंगे, तो जो गुंडा एक्ट है सीसीए, उसके तहत वैसे लोगों को भी 1 साल तक जेल में सीधे रखने का प्रावधान किया गया है। किसी को छोड़ना नहीं है, कानून का राज स्थापित रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। इसलिए मैं आपके चिंतन मंथन इस शिविर में मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को भी बुलाया, और चाहे वो शिक्षा नीति 2020 हो, पीएम श्री विद्यालय को और प्रभावी कैसे हो सकता है, और माननीय मंत्री जी का आग्रह था कि जिस तरह पीएम श्री है और हम लोगों ने अभी 551 मॉडल स्कूल बनाए हैं, इसको भी अभी 143 और बढ़ा रहे हैं, लेकिन मॉडल स्कूल भी पूरे बिहार में 1001 बनाने का काम आगे हम लोग प्रगति करने का काम करेंगे सर। इसलिए मैं पूरी तरह आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ये पूरा टेक्नोलॉजी का युग आ गया। और ठीक कहा कई साथी ने, मुख्य सचिव जी ने और मिथिलेश जी ने, अब तो एआई आ गया। एक जमाना था बिहार में लोग कंप्यूटर को देखना भी नहीं पसंद करते थे, लोग कहते थे नौकरी चला जाएगा। फिर मोबाइल आया, मोबाइल के बाद फेसबुक आया, फेसबुक के बाद ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, और अब एआई आया है साथियों। इसका लाभ लेना है। हम पीछे छूटे हैं, किसी कारण से हम पीछे छूटे और राष्ट्रीय स्तर पर हम पीछे चलते गए। अब एआई के माध्यम से, क्योंकि इससे जानकारी आसान हो गई, आप यदि अपने जिले के अंदर मॉनिटरिंग करते होंगे तो आप स्वयं मॉनिटरिंग कर सकते हैं एआई के माध्यम से। यदि आपके जिले में आपने कोई मैकेनिज्म बना लिया, जो डिपार्टमेंट बनाएगा ही, कि हमारे बच्चे कितने आते हैं, जो ड्रॉप आउट की बात होती है, हमारे बच्चे कितने आते हैं, कितने नहीं आते, कितने लोग सिर्फ मिड डे मील के लिए आते हैं, हमको चिंतन करना पड़ेगा। और ये एआई से आपको प्रत्येक दिन आप एकदम रूटीन बना लीजिए कि 12 बजे दिन में, 11 बजे दिन में इसको हमको जांच करना है, और डिपार्टमेंट भी इसको करे। डिपार्टमेंट भी, मेरा मानना है कि उसको पर डे का रिपोर्ट रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी का सहयोग यही है। हम तो बेसिक चीज बनाते ही, बेसिक चीज लगाते ही, बेसिक चीजों को स्कूल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। इसलिए हमने 2 चीजों को मिथिलेश जी से विशेष तौर पर आग्रह किया था। कई माननीय विधायक और विधान परिषद के सदस्य हमसे मिले थे, तो मैंने कहा था कि हाफ डे स्कूल की कंसेप्ट को लाइए, और अच्छा किया कि अब तो बिना बस्ता के आप बुला रहे हैं, और बच्चों को उस दिन फुल किस तरह जीवन जीने का तरीका हो सकता है उसको यूज करना चाहिए, योगा कराना चाहिए, SUPW का क्लासेस चलाना चाहिए, फिजिकल कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए, NCC के लोगों को उससे जोड़ना चाहिए। मतलब पूरा सैटरडे इस पूरे कंसेप्ट में आए कि सामाजिक संरचना कैसे हम ठीक कर सकते हैं, और उसके माध्यम से वो रास्ता हम बना सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर हर हालत में अनिवार्य करना चाहिए। लोगों से बात कीजिए, मैं कोई थोपने नहीं करता हूं, मेरा स्पष्ट मानना। मंत्री जी लोगों के साथ बात करें, डीओ के साथ, शिक्षकों से बात करें। लोगों को स्किल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए खड़ा करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा।
क्योंकि हमारे बच्चे तभी दुनिया के लेवल के लायक हो पाएंगे जब हमारे बच्चे शुरू से कंप्यूटर का ज्ञान और अंग्रेजी बोलना, दुनिया का लैंग्वेज अंग्रेजी है। हम बाद में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लैंग्वेज क्लासेस चलाते हैं, जर्मन हम पढ़ाते हैं, फ्रेंच हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम शुरू से एक्सपोजर उसको देने का काम करें। ये सारी चीजों की चिंता करना होगा। हमारी संस्कृति रहे, संस्कृत जरूर हम पढ़ाएं, उर्दू हम जरूर पढ़ाएं, हमारे जो लोकल लैंग्वेज पांचों है इसको भी कोई नहीं जानता होगा। मैं कह रहा हूं कुछ ही लोग हैं जो अपने लैंग्वेज में पढ़ना लिखना जानते होंगे, कुछ ही लोग। मैथिली को देखिएगा तो आधा आदमी को लगता है कि बंगाली में लिखा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि मैथिली के पूरे इलाके में कैसे मैथिली का प्रसार कर सकते हैं, बजिका के बोली और यहां जो मगी है ये तो पाली से जुड़ा हुआ है। तो कई चीजों का अध्ययन कराना पड़ेगा, कई विशेषज्ञों को लगाना पड़ेगा और इसकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यही कहूंगा, भविष्य आपके हाथ में है। सामने बैठे वाले लोग आपको संसाधन और व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन सारी रूपरेखा आपके माध्यम से शिक्षकों के सिस्टम्स का क्रिएशन होगा। यदि आप शिक्षक आपके माध्यम से कंफर्टेबल रहेंगे, मैंने जानबूझकर उनको गांव के बगल में भेजा है, महिला शिक्षकों को बगल के पंचायत में और जो पुरुष हैं उनको बगल के ब्लॉक में, फिर उसको देख लीजिए कि कहाँ इसकी आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है, वो काम जरूर आप कीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप यदि लग जाएंगे तो मेरा स्पष्ट मानना है, क्योंकि हमारे सभी पदाधिकारी जो जिला स्तर पर या कमिश्नरी लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर जो आपके बीओज वगैरह है, उनके माध्यम से आप बिहार का भविष्य बदलने की ताकत किसी में है तो यही शिक्षा विभाग के समूह में है। इतना मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आप से यही आग्रह भी निवेदन है मेरा कि 2 दिवसीय कार्यशाला में यहां से चिंतन जरूर करें, लेकिन बिहार के भविष्य को बदलने में हम लोगों को सहयोग करें। इतना ही बात कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी का कि इस अवसर पर आपने हम सभी को मार्गदर्शित किया, आशीर्वाद दिया। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर अनुरोध करती हूँ श्री यतेंद्र पाल सर, निदेशक प्रशासन SCERT।